नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। रूप पहले पर्दे पर इस बार एक ऐसी बायोपिक आ रही है जो भारतीय राजनीति पर अपना असर छोड़ेगी और साथ ही साथ आज की भारतीय राजनीति में बेहद प्रासंगिक है। फिल्म के नाम से ही आप समझ जाएंगे, फिल्म का नाम है ठाकरे और ये फिल्म है बाला साहब ठाकरे के जीवन पर आधारित। मुझे बॉम्बे शांत चाहिए। इस वक्त बॉम्बे को एक ही आदमी शांत कर सकता है। संजय राउत जी इसके लेखक है, साथ ही साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब बाला साहब का किरदार कर रहे हैं और हमारे साथ जो हीरोइन है उन्होंने मीनाताई ठाकरे का किरदार किया है और हम तीनों लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं संजय राउत जी कि आपको ये फिल्म बनाने का आइडिया कहां से आया? एकाएक राजनीति में, संसद में सवाल उठाते उठाते, रैलियां करते करते और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए, मुझे पता है आप बहुत अच्छे लेखक हैं, लेकिन फिल्म लिखे बाला साहब पे ये कैसे आया थॉट आपके दिमाग में और सिर्फ इसी सब्जेक्ट पर लिखे? देखिए, मैं हमेशा उनके साथ रहा हूं। जैसे मैं सबको बता रहा हूं कि मेरा पूरा जीवन जो है अब तक जो आप देख रहे, पॉलिटिकल हो या एज एडिटर हो, पत्रकार हो, लेखक हो, उनके साथ ही मैं रहा हूं और मुझे हमेशा लगा कि एक बाला साहब ठाकरे सिर्फ नेता नहीं थे, एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे इंसान थे कि जिसकी कहानी जिंदगी की बहुत कम लोगों को मालूम है, बहुत रोचक, रोमांचक है। मैं आज भी कहा किसी को कि देखिए, इस देश में प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, मंत्री बनेंगे, लेकिन बाला साहब ठाकरे नहीं बन पाएंगे। ये जो प्रोसेस है मेकिंग ऑफ बाला साहब ठाकरे, ये बहुत ही कठिन और संघर्षमय है। ये कहानी जो है उनकी जिंदगी की, वो कोई हॉलीवुड बॉलीवुड जो फिल्में आप देखते हो पर्दे पे, उससे कम नहीं है। लेकिन आज की जो हमारी जनरेशन को ये पता, उनको बाला साहब ठाकरे मालूम है, बाला साहब ठाकरे है, बहुत ही आक्रामक है, बड़े नेता है, लेकिन बाला साहब ठाकरे बनना इतना आसान भी नहीं था। जो आपने पूरी जिंदगी में ना कभी चुनाव लड़े, उनको बहुत से पदों पर जा सकते थे, चाहे मुख्यमंत्री हो, अगर चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन नहीं बने। वो हमेशा कहते थे कि मेरे लिए शिवसेना प्रमुख पद सबसे ऊपर है। ये कहने में और उस तरह का अमल करने में बहुत बड़ा साहस लगता है और त्याग लगता है। उसके लिए जो उनकी कहानी है जिंदगी की, मुझे लगा कि बहुत ही रोचक, रोमांचक कहानी किताब लिखने से अच्छा है कि ये जो माध्यम है सिनेमा का, उससे लोगों तक पहुंच जाएंगे बाला साहब ठाकरे। और लिखना तो मेरा पेशा है, हमेशा मैं उनके लिए भी लिखते आया हूँ, आज भी लिखता हूँ, लिखता रहूंगा। आप कहते हो कि महाराष्ट्र सिर्फ मराठी लोगों के लिए है। मैं जब भी कहता हूँ कि जय हिंद जय महाराष्ट्र, तो जय हिंद पहले कहता हूँ, जय महाराष्ट्र बाद में, क्योंकि मेरे लिए मेरा देश पहले है, राज्य बाद में। और आप ही के कहने पर आपके लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। वहाँ पे तो राम मंदिर था। आपको कैसे पता कि राम लल्ला वहीं पर पैदा हुए थे? नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये फिल्म एक हिंदू हृदय सम्राट की फिल्म है, लेकिन एक मुस्लिम चेहरा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा और ये पॉलिटिकली भी बहुत रिलेवेंट है। आपको नवाज जी भाई को लेना है, ये दिमाग में कैसा आया, एक हिंदू हृदय सम्राट के लिए एक मुस्लिम चेहरा? बाला साहब ने कभी अपनी जिंदगी में ये फर्क नहीं किया हिंदू और मुसलमान, लेकिन उनके भाषण तो होते थे। उनके भाषण अगर आप देखेंगे तो कभी बाला साहब ने ये देश, ये समाज एक धर्म के लिए है, ये कभी कहा नहीं। जरूर बाला साहब की कल्पना थी कि ये हिंदू राष्ट्र है, लेकिन उसमें वो सभी आते हैं, सभी जाति धर्म के लोग आते हैं जो इस देश को अपनी मातृभूमि मानते हैं, अपना देश मानते हैं। अगर कोई हिंदू ने भी गलत काम किया तो बोलते थे ये देश के खिलाफ है, उसे देश में रहने का अधिकार नहीं। और नवाज भाई जो है कलाकार है, इस देश के मैं मानता हूं सबसे जाने माने पॉपुलर कलाकार है, एक्टर है, थिएटर बहुत अच्छा करते थे। और बाला साहब ठाकरे एक ऐसा किरदार था, ऐसा व्यक्तित्व था, जब आप देखो, आप तो अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, अब वहां है बाला साहब ठाकरे है, लेकिन आप पर्दे पे देखेंगे तो आपको लगेगा लग रहा है ऐसा, पर्दे क्या प्रोमो देख के ऐसा लग रहा है, ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि वाकई बाला साहब ठाकरे रियल लाइफ में
क्योंकि जो मेरे कंधे पे है ना, वो तुम्हारा लोकतंत्र है। जब मैं उनको देखता था, जब मैंने उनको सिलेक्ट किया, तो मेरे दिमाग में ये नाम नहीं था, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, ये इस देश के पर्दे के और थिएटर के एक जबरदस्त कलाकार है। नवाज भाई, आपके मन में कोई संशय, संदेह है या डबल माइंडनेस कि मुझे ये किरदार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना नहीं चाहिए ये तो कभी सोच ही नहीं सकता था मैं, और हमेशा जैसे मिला, और आई थिंक मुझे लगा कि ये मेरा लक था कि मुझे राज साहब ने मुझे चुना उस रोल के लिए, इतने चैलेंजिंग रोल के लिए। और आई थिंक मुझे जितनी खुशी हुई थी उस वक्त पे मैं बता नहीं सकता कि एक्टर का यही होता है कि, और मेरी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग रोल है, उससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। राउत साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या मुसलमानों तक रीच आउट करने की कोशिश है शिवसेना को? जो पॉलिटिकल पंडित है वो ये बोल रहे हैं कि इस फिल्म के जरिए संजय राउत जी एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं और शायद मुसलमानों तक रीच आउट करना चाहते हैं। देखिए, ये आपकी बात गलत है। हमेशा शिवसेना के साथ इस देश का मुसलमान जुड़ा रहा है, इमोशनली भी रहा है। बाला साहब ने जो बात कही है वो कभी बिंदास तरीके से की, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, पाकिस्तान हो, इटली हो। आपको तो मालूम है बाला साहब कभी अपनी बात जो कहते थे वो छुपाते नहीं थे। तो ये कोई पॉलिटिकल संदेश देने की बात नहीं है। ये एक पर्सनालिटी, एक देश में हमेशा 50 साल तक उनका प्रभाव रहा देश की राजनीति में, समाज पर। वो पर्सनालिटी अगर हम पर्दे पे लाते हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। उनके बारे में बहुत शंकाएं थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, शायद इस फिल्म के बाद वो दूर हो जाएगी, मुझे लगता है। लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये फिल्म, ऐसा लगता है इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर कि बाला साहब खुद आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, या बाला साहब खुद आकर ऐसी बातों को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो बातें वो आज तक अपनी पूरी जिंदगी, चाहे वो दादर की सभा हो, चाहे वो शिवाजी पार्क की सभा हो, वहां पर कहते रहे। बाला साहब हमेशा जिंदादिल पर्सनालिटी थी, जिंदादिल व्यक्तिमत्व रहा है। जब भी वो मुंबई के घर में बैठकर भी वो पूरे देश को जान डालते थे, पूरे सोए हुए देश को। तो पर्दे पर अगर बाला साहब आते हैं तो प्रभाव पड़ेगा ही। लेकिन ये कोई लोकसभा चुनाव की तारीख देखकर हमने ये रिलीज नहीं किया है। अगर ये फिल्म नहीं बनती अभी तो 1 साल के बाद रिलीज होती। ये 3-4 साल तक ये प्रोसेस चलता रहा है फिल्म का। और अगर किसी को लगता है कि लोकसभा चुनाव की तारीख को देखकर हमने ये फिल्म बनाई है और रिलीज की है, तो मैं चुनाव आयोग से कहूंगा कि लोकसभा की तारीख आप आगे कर दीजिए, डेट चेंज कर दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। और आप ही के कहने पर आपके लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। वहाँ पे तो राम मंदिर था। आपको कैसे पता कि राम लल्ला वहीं पर पैदा हुए थे? नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। एक तो लुंगी पुंगी वाला डायलॉग और एक यांडू गुंडू वाला डायलॉग, इन दोनों को काटने की बात कही थी। और शायद उनको इस सीन से भी दिक्कत थी कि बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का सीन दिखाया जा रहा है, इस सीन को भी न लाया जाए। हालांकि ट्रेलर में वो सीन दिखाई दे रहा है। क्या आप इसको फिल्म से काट रहे हैं? सेंसर बोर्ड की अपने एक क्या बोलता है, रूल बुक्स होता है। समाज में, प्रांतों में, कम्युनिटी में किस तरह से कोई इस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल न हो, जिसे फिर एक बार कोई गड़बड़ हो जाए। मैं वो रूल के हिसाब से चलते हैं। लेकिन हमारा उनसे ये बात रही कि ये तो हिस्ट्री में है, ये कहाँ है, उसके ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा हुई है, पब्लिक डोमेन में है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अगर हम एक बायोपिक दिखाते हो, इस व्यक्ति का जीवन का एक शुरुआत, एक यात्रा दिखाते हैं, तो ये सभी बातें अगर उनमें आती है तो ये बायोपिक बनेगा, नहीं तो एक काल्पनिक फिल्म बनेगी। हमने उस बारे में सेंसर को कन्विंस किया है, ऐसा नहीं, और वो हमने कह दी है। तो क्या आपने सीन्स और डायलॉग काटे हैं? आप पर्दे पे देखिए। नहीं, पर्दे पे तो हम देखेंगे, लेकिन इस बात पर भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या आपने सेंसर को कन्विंस कर लिया है? नहीं, आप पर्दे पर देखिए। मैं पर्दे पे तो मैं जरूर देखूंगा, और पर्दे के देखने के बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये फिल्म, ऐसा लगता है इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर कि बाला साहब खुद आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, या बाला साहब खुद आकर ऐसी बातों को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो बातें वो आज तक अपनी पूरी जिंदगी, चाहे वो दादर की सभा हो, चाहे वो शिवाजी पार्क की सभा हो, वहां पर कहते रहे। बाला साहब हमेशा जिंदादिल पर्सनालिटी थी, जिंदादिल व्यक्तिमत्व रहा है। जब भी वो मुंबई के घर में बैठकर भी वो
पूरे देश को जान डालते थे, पूरे सोए हुए देश को। तो पर्दे पर अगर बाला साहब आते हैं तो प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन ये कोई लोकसभा चुनाव की तारीख देखकर हमने ये रिलीज नहीं किया है। अगर ये फिल्म नहीं बनती अभी तो 1 साल के बाद रिलीज होती। ये 3-4 साल तक ये प्रोसेस चलता रहा है फिल्म का। और अगर किसी को लगता है कि लोकसभा चुनाव की तारीख को देखकर हमने ये फिल्म बनाई है और रिलीज की है, तो मैं चुनाव आयोग से कहूंगा कि लोकसभा की तारीख आप आगे कर दीजिए, डेट चेंज कर दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। नवाज भाई, जब आप कैरेक्टर के लिए रिसर्च कर रहे थे, कैरेक्टर के लिए तैयारी कर रहे थे, तब आप किन किन पॉइंट्स को आपने पिक किया जो आपको लगा कि इस कैरेक्टर में ढलने के लिए या बाला साहब जैसी शख्सियत को पर्दे पर डालने के लिए जरूरी है? जी बिल्कुल, बहुत सारी चीजें थी और बहुत डिफिकल्ट, यही चैलेंज भी था कि कैसे अपने आप को हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज भी ये था कि भाई उनकी मिमिक्री ना हो, कैरिकेचरिस्ट भी ना लगे और उसके बावजूद भी लगे कि बाला साहब ठाकरे हैं। तो राव साहब का एक, बहुत सारे लोग जानते हैं कि पॉलिटिशियन हैं और राइटर हैं, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये भी है कि आई थिंक इन्होंने वर्ल्ड की वो फिल्में देखी हैं जो हमारे फिल्म मेकर्स भी नहीं देख पाते। तो जो एक आर्टिस्टिक एक सेंसिबिलिटी है इनकी, वो बहुत ऊपर है उन फिल्म मेकर्स से जो हमारे यहाँ पे बॉलीवुड में। तो शुरू से इन्होंने ये बताया था कि हम इस फिल्म को उस लेवल पे देखना चाहते हैं कि जैसे जो ग्रेट बायोपिक्स हैं वर्ल्ड की, चाहे वो गांधी हो, लिंकन हो, मंडेला हो, इस तरह की जो बायोपिक्स हैं उस लेवल, और एट द सेम टाइम मासी भी हो, क्योंकि ऑफकोर्स हम मास के लिए बना रहे हैं फिल्म को। नवाज, आप बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को, या जो 96 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुआ, उसको आप किस तरह से देखते हैं, कलाकार के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर? क्योंकि ये इस फिल्म का एक इंटीग्रल पार्ट है। बाला साहब इकलौते शख्स थे जिन्होंने खड़े होकर बोला कि हाँ, मेरे शिव सैनिकों ने उस ढांचे को तोड़ा है। मतलब मैं किस तौर पे व्यक्तिगत तौर पे क्या उसको गलत? देखिए, नवाज भाई ने स्क्रिप्ट को फॉलो किया है, मैं इतना कहूंगा। नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं उनसे। उसने स्क्रिप्ट को फॉलो किया है एज ए कलाकार। मैं ये चाहता हूं कि मैं स्क्रिप्ट को हटा रहा हूं, यहां से मैं स्क्रिप्ट को हटा रहा हूं, लेकिन आपसे आप स्क्रिप्ट को कैसे हटा देंगे? मैं तो सिर्फ स्क्रिप्ट से ही जुड़ा हूं। नहीं, आप स्क्रिप्ट से जुड़े हैं, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन आप एक इंडिपेंडेंट वॉइस हैं, आप एक इंडिपेंडेंट शख्सियत हैं, एक कलाकार हैं, देश और दुनिया के तमाम चीजों पर जो भी चीजें हुई तो वो आपको फिल्म में देखने के लिए मिल जाएंगी। और उस वक्त पे एक हम लोग इंटरव्यू करते हैं, उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि उसमें किस तरीके से हमने उसको लिया है एक्चुअली। नहीं, मैं उस पर आपका कमेंट जानना चाह रहा हूं, एक कलाकार। मैं वही तो कह रहा हूं कि एज एन एक्टर आपने रियल लाइफ में जो निभाया, आप उसकी बात कर रहे हैं जी। लेकिन मैं चाहता हूं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज ए पर्सन, एज ए कलाकार, एज ए थिंकर, देश में इस तरह की कोई भी घटना होती है, देश में किसी भी तरह की घटना होती है, उसका अफेक्ट होता है, सबको होता है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का आदमी हो, उसको होता है। आप इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? सही मानता हूं या गलत मानता हूं, ये तो मैं इसके बारे में तो अभी मैं कोई राय नहीं दे सकता। सब कोर्ट में लीगल चीजें हैं, वो चल रहा है, वो डिसाइड करेंगे। हम तो उन पर डिपेंड रहते हैं। फिल्म आपको कितना सिनेमा घरों तक खींच लाती है, इसके कुछ इंडिकेशंस हमको मिलने लगे हैं। जैसा संजय भाई ने बताया कि फिल्म की एडवांस बुकिंग अभी से शुरू हो गई है और लोकसभा चुनाव के पहले ये फिल्म अपने आप में कई राजनीतिक संदेश लेकर भी आती है। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।